जस्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने थैंक यू। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि देखें कोई भी जो स्ट्रेटजी है ना, मैं देखिए किसी भी स्ट्रेटजी को ये नहीं कहता कि ये कोई सीआरटी की स्ट्रेटजी है या कोई इन्वर्जन की स्ट्रेटजी, ये गलत है या वो गलत है, ये सही है वो सही नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। यूजली अक्सर ये देखा गया है, नोट किया गया है कि लोग एक स्ट्रेटजी यूज करते हैं, उन्हें लगता है जी रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। मेरा मानना ये है कि आपके पास कम से कम 3 से 4 स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि जब आप खाली जस्ट एक ही स्ट्रेटजी पे बाउंड हो जाते हैं तो आपको पता है कि सम टाइम ना मार्केट की कंडीशंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि लाइक वो जो आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है, हो सकता है वो गोल्ड पे काम करे, हो सकता है वो बीटीसी पे काम ना करे, लाइक चांसेस होते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी पेयर है ना, जब मूव कर रहा होता है उसके अपने सेंटिमेंट्स होते हैं, उसके अपने डायनामिक्स होते हैं, उसके अपने फंडामेंटल्स होते हैं। तो ये कह देना कि जी ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, वो उस रीजन में काम नहीं करेगी जब तक आपके पास कोई डाटा नहीं होगा। अब डाटा से मुराद क्या है कि लाइक कोई भी स्ट्रेटजी आपने यूट्यूब से सीखी या मुझसे सीखी या आपने खुद अपनी मेहनत से कोई स्ट्रेटजी बनाई, अगर तो आपने उसे बैक टेस्ट अच्छे से नहीं किया तो डेफिनेटली फिर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि कोई भी अगर आप स्ट्रेटजी कोई भी आप लाइक इम्प्लीमेंट करते हैं, कोशिश किया करें तो लीस्ट आपको 1:2 दे, और आपने उसे अच्छे से बैक टेस्ट किया हो ताकि फ्यूचर के जब आप प्राइस एक्शन को देखें आपको उसमें परेशानी ना हो। तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज, जो इम्पोर्टेंट बात है कि अक्सर जो है ना स्ट्रेटजीज फेल हो जाती हैं, उसकी रीजन सिंपल ये होती है अकॉर्डिंग टू मी। लाइक मैं आपसे अपने ये जितने भी मेरे 14-15 साल हैं उन उसके एक्सपीरियंस पे बात करूंगा, बाकी मुझे नहीं पता कि बाकी दुनिया इस बारे में उनका क्या कहना है। तो प्योरली प्योरली शुरू से ही लाइक जो भी मैं सेशन करवा रहा हूँ तो उसमें मैं अपनी ही एग्जांपल्स देता हूँ, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में या इस मार्केट में जो कुछ फेस किया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो नए बिगिनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मजीद स्ट्रगल ना करें। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना किसी भी मार्केट में, जो फाइनेंशियल मार्केट है जिसके आपके पास एक्सेस है चार्ट्स की। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाऊं, मैं पहले अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। अब मैं स्ट्रक्चर पे एम्फसाइज इसलिए करता हूं कि अगर आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता ना, अब दुनिया की जो मर्जी स्ट्रेटजी ले गए वो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। और यूजली मार्केट मेरी स्टडी के हिसाब से 60 to 70% ऑफ द टाइम स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रही होती है। अब जिसे स्ट्रक्चर का नहीं पता वो तो उसी उसमें बैठा रहेगा जी कि जी मेरी ये सीआरपी बनी है, मेरी अब ये इतने बजे बननी चाहिए थी तो पहले बन गई, ये बाद में बन गई। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं होता। सीन ये होता है कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर के लेवल को टेस्ट कर रही होती है। अब उसका कोई टाइम फ्रेम तो होता नहीं है कि जी 10 बजे ही उसने करना है, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, आपको लगता है वो 10 बजे काम करती है। अब मार्केट है यूजली वो स्ट्रक्चर को फॉलो करके चल रही होती है, जो भी वो पैटर्न बना रही होती है, तो उसके हिसाब से मार्केट जो प्राइसेस है अपने स्ट्रक्चर के लेवल पे आई हैं। बाद में जब आपके 10 बजे आपको पता चला जी ये तो सीआरटी बननी चाहिए थी, प्राइसेस ऊपर चली गई या नीचे चली गई। तो कोशिश किया करें कि कोई भी आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और अगर आपको स्ट्रक्चर की समझ है तो आप दुनिया की किसी भी बेकार तरीन स्ट्रेटजी को भी आप अच्छे से यूज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसे अपने स्ट्रक्चर के साथ अलाइन कर रहे हैं। और जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो मेरी हमेशा से यही रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम जो है ना, मिनिमम मेरी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 1H से नीचे नहीं। ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट फिर वही होगा कि एक कैंडल ग्रीन बनी, एक रेड बनी, चलो यहां से बाई, यहां से चल, फिर आप उसी चक्कर में सारी जिंदगी रहेंगे। लॉसेस बड़े लेंगे, प्रॉफिट आपके छोटे होंगे। क्या होगा? आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी बड़े शदीद तरीन तरीके से। तो मैं तो सबको ये एडवाइस करता हूँ यार, ये स्कैल्पर स्कूल पर ना बनो, इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा है। फजूल में सारा दिन चार्ट से आगे बैठे रहना, क्या अचार निकाल लोगे? लेने आपने 20-30 पिप सारे होते हैं, फजूल में चार्ट आप लोगों ने खोले होते हैं। बेहतर है स्ट्रक्चर को सीखें, स्ट्रक्चर को समझें, बड़े टाइम फ्रेम पे काम करें। और स्पेशली जब आज की डेट में अगर आप देखें, लाइक अगर मैं इसे कंपेयर करूं, ज्यादा पीछे नहीं जाता, 2023-22 से, उस वक्त क्या प्राइस मूवमेंट चेक करें और 2024-25 की आप प्राइस मूवमेंट चेक करें, आपको एक बहुत बड़ा आपको नजर आएगा डिफरेंस कि प्राइसेस कितने रैपिडली जो है मूव कर रही होती है। और स्पेशली जब हम गोल्ड और बीटीसी की बात करते हैं, बल्कि अब तो करेंसीज भी ऐसे ही हैं कि डेली आपके H1 H4
इवन डे के स्ट्रक्चर पे आई होती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप कोई भी स्ट्रेटजी जो यूज कर रहे हैं उसे थोड़ा सा ना अपने बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाएं, उसके साथ अलाइन करें, और फिर आप देखें कि आपके जो रिजल्ट है वो कैसे है। तो अगर आपने स्ट्रक्चर को सीखना है तो मैंने एक बड़ा डिटेल सेशन स्ट्रक्चर का जो है अरेंज किया था, और वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। वहां से आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप किसी भी स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं उसको उसके साथ अलाइन करें, और फिर आपने बताना है डिस्कशन ग्रुप में कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कोई इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई। अगर नहीं आई तो बताइएगा, मैं फिर आपको स्ट्रक्चर रिवाइज करवा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज यू पीपल आर विलिंग टू लर्न। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस ये है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस नाम से ही जाहिर है, जैसे हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या जेहन में आता है, यूजली आरएसआई। तो ये जो डाइवर्जेंस है ना, ये जिस आरएसआई पे नहीं है। लाइक आरएसआई बेसिकली क्या, आपका एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो कि प्राइस की स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास जो है मैकडी है, एमएसीडी जिसे आप कहते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जिंग डाइवर्जेंस जो है। इसका स्टोकेस्टिक है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। लाइक ये तीन ऐसे डाइवर्जेंस के टूल्स हैं जिन्हें अगर आपको यूज करना आ जाए तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर आप जस्ट इसको भी फॉलो कर लें और स्ट्रक्चर के साथ अलाइन कर लें, और फिर आप मुझे बताएं, 1 महीना 2 महीने से प्रैक्टिस करें, आपने फिर बताना ईमानदारी से कि जी क्या रिजल्ट है। तो इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ूं, आप सबको याद होगा जिन्होंने पहले भी ये सेशन अटेंड किए हुए हैं कि मैंने ना आरएसआई के बारे में बड़ा डिटेल में पहले बताया हुआ था कि जी आरएसआई की जो डाइवर्जेंस है यूजली हम उसे कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये तीन टूल थे जो मैंने आपको बताया। आप मैकडी यूज कर सकते हैं, ये भी आपको डाइवर्जेंस बताएगा, स्टोकेस्टिक यूज कर सकते हैं, और आरएसआई सेल्फ भी यूज कर सकते हैं। तो यूजली मैं आरएसआई को प्रेफर करता हूँ। तो लेकिन में कोई खास मुझे इतना कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, तो मेरे लिए आरएसआई अच्छा काम कर रही है। तो अब बाकी आप लोग की मर्जी, अगर आप मैकडी यूज कर रहे हैं तो मैकडी के साथ इस डाइवर्जेंस को अलाइन करें। अब यूजली डाइवर्जेंस होती क्या है? डाइवर्जेंस क्या होती है कि आपकी जो प्राइस है और जो उसके अगेंस्ट जो हमने नीचे ये जो मोमेंटम इंडिकेटर, जो जो टूल में से इंडिकेटर नहीं कहता, बेसिकली मेरे लिए ये टूल है। ये जो टूल है ये क्या शो करता है, जब प्राइसेस की मूवमेंट चल रही होती है तो ये जो मोमेंटम इंडिकेटर है ये हमें ये शो करता है कि फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है ऐसे करके। तो ये इंडिकेटर जो है या ये टूल जो है हमें ये बताता है, फॉर एग्जाम्पल नीचे ये आरएसआई, अब बाद में बताऊंगा कहाँ से, अगर जो बिल्कुल ही बिगिनर है जिन्हें आरएसआई का नहीं पता तो मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ से ये टूल आपने यूज करना है और इसकी क्या सेटिंग रखनी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि नीचे ये टूल है ना, इसकी भी वैल्यूज ना कुछ ऐसे चल रही होती हैं। ऐसे जैसे प्राइस अगर आप देखें तो अपने हाई एक्सटेंड कर रही है, गौर से देखें तो ये इंडिकेटर जो है ना एक सर्टन पॉइंट पे आके ना अपना हाई एक्सटेंड नहीं कर रहा होता। ऊपर हमें नजर आता है कि जी प्राइस हाई एक्सटेंड कर रही है, नीचे हमें नजर आता है कि जी जो मोमेंटम ऑसिलेटर है ये अपना हाई एक्सटेंड नहीं कर पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि जब बाई का ट्रेंड चल रहा हो, बाई ट्रेंड में कि प्राइसेस अपने हाई एक्सटेंड कर रहे हो, एक सर्टन पॉइंट में हमें नजर आता है कि जी ये मोमेंटम ऑसिलेटर है जो मजीद अपने हाई नहीं एक्सटेंड कर रहा है, ये अपने लो एक्सटेंड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से ना ये एक इंडिकेशन होती है प्राइसेस के अंदर ना वीकनेस की। हमें ना बायर्स के अंदर एग्जॉशन नजर आ रही होती है कि बायर्स लगता है कि थक चुके हैं, और चांसेस हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक रिट्रेसमेंट मिल सकती है। वो रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, वो ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकती है, अगर हमें स्ट्रक्चर की अच्छे से समझ हो तो। लाइक इसकी इतनी पावर होती है। सेम ऐसे ही जब हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, प्राइसेस अपने लो एक्सटेंड कर रही होती हैं, ऐसे ही हमारी आरएसआई की जो लाइन है ऐसे लो एक्सटेंड कर रही है, फिर एक सर्टन पॉइंट पे आके अपने लो नहीं एक्सटेंड कर रही होती, प्राइसेस अपने लो एक्सटेंड कर रही होती, तो हमें नजर आता है कि जी यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस नजर आ रही है कि प्राइसेस अपने लो एक्सटेंड कर रही है बट आर से थोड़ा ऊपर जा रही है। तो लाइक ये भी काइंड ऑफ अर्ली इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे जो सेलर्स है उनके अंदर एग्जॉशन है, वो थक चुके हैं, या प्राइसेस यहाँ पे वीकनेस शो कर रही है, सेलर्स की यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। लाइक ये तो है इन जनरल जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैंने आपको इन जनरल भी बताया था कि हम आरएसआई की डाइवर्जेंस को कैसे ट्रेड करते हैं। चले थोड़ा सा चार्ट पे जाते हैं जो हमने भी इससे पहले
इन जनरल आपको जो तरीका कार बताया था, बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो है प्रैक्टिस नहीं करते। अब आप लोग को ये, मेरा ख्याल है ये पांचवी या छठी आई गेस, ये मैं आपको स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ। और मैंने कभी भी नहीं देखा कि हमारे डिस्कशन ग्रुप्स के अंदर स्टूडेंट्स ने इनमें से किसी पे भी काम किया हो। मुझे तो जब भी देखो वो, आई डोंट नो वो कौन है भाई साहब, अच्छी बात है, वो सीआरटी सीआरटी नजर आ रही होती है। भाई इन इन चीजों से निकलो, इससे आगे बढ़ो, मार्केट इससे कहीं आगे है। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करो, फिर स्ट्रक्चर के साथ अपनी कोई भी स्ट्रेटजी है उसे उसे अलाइन करो, फिर आप देखिए आप रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं। आपको सुबह 9 बजे उठने का, ये सुबह ये फलां सेशन अटेंड करना है, ये सेशन अटेंड करना है, इसकी जरूरत ही नहीं है। आपने जस्ट अलार्म लगाने, हाँ जी प्राइसेस लेवल पे आएंगी तो हम अपना एविडेंस देखेंगे। तो अगर वो मेरी पहले वाली 4-5 क्लासेस आप देख लें, ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लें कि जो मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल सिखाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको मजीद भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो एनी हाउ ये आपकी प्योरली लर्निंग पे है कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं, या अगर आप टाइम पास में से है तो देखिए जी, मेरे तो कुछ नहीं जाना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ। और मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि कम्युनिटी को मैं भी कुछ दे सकूँ। वो ऐसे ही दे पा रहा हूँ कि जी जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है मेरे लिए काम कर रही है, मार्केट में काम कर रही है, मेरी कोशिश होती है कि वो मैं सेशन अरेंज करूँ और सब उससे फायदा उठाएं। तो प्योरली द चॉइस इज योर्स। तो आपको याद होगा कि मैंने जो पहले आपको डाइवर्जेंस की वो बताई थी कि जो रूटीन में हम डाइवर्जेंस को, लाइक फॉर एग्जांपल हम गोल्ड की किसी चार्ट पे आ जाते हैं, अगर हमारे पास हाँ गोल्ड का ये चार्ट पड़ा है फॉर एग्जांपल, देखते हैं जी रिसेंट उसके अंदर प्राइसेस ने जब ये लास्ट टाइम आई थिंक एक साइकोलॉजिकली लेवल है ये 4-5, क्या इसने लास्ट हाई लगाया था, यस ये जब इसने हाई लगाया था, सॉरी ये 4550 का हाई, यहाँ पे हम देखते हैं इन जनरल, जिस तरह पहले मैंने आपको बेसिक बताया था कि कैसे ट्रेड करना है। तो अगर अब यहाँ पे गौर से देखें तो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि प्राइसेस अपना हाई एक्सटेंड कर रही हैं। और अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, आर सही अपना हाई एक्सटेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन जो कि हमें ये इंडिकेशन दे रहा था कि यहाँ पे जो बायर्स किया वो एग्जॉशन है। तो उसका मैंने आपको कुछ तरीकाकार बताए थे कि आपने इसे किस तरीके से ट्रेड करना है इन जनरल आरएसआई की डाइवर्जेंस को। क्या आपने देखना है वहां पे कोई ट्रेंड लाइन की कोई फॉर्मेशन तो नहीं हो रही है ऐसे करके। उसके बाद आपने देखना है कि वहां पे कोई सपोर्ट तो फॉर्म नहीं हो रही। अगर हम देखें गौर से तो हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल भी बन रहा था। फिर एक मैंने आपको वो भी बताया था, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई इनगल्फिंग आ जाए तो आपने क्या करना है, रूल मैंने यही रखा हुआ है कि जो भी हाई पॉइंट बना होगा उससे 20 to 30 पिप्स आपने ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है, और आपने 1:2 को टारगेट करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम इनमें से किसी एक मेथड को भी यूज कर लेते हैं कि चले जी हमारे पास ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है, नीचे सपोर्ट थी ये भी ब्रेक हो गई, तो हमारे पास एक जबरदस्त कन्फ्लुएंस आ गया, यहाँ से हमने अपनी एंट्री प्लेस की, तो हमने 20-30 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया। टारगेट हमारा 1:1 और 1:2, यूजली रूल यही रखा होता है हमने कि जी 1:1 पे आप पार्शियल टेकिंग किया करें, उसके बाद आप 1:2 की तरफ जाया करें। तो ये तो आपको मैंने जनरल मेथड बताया हुआ था कि आरएसआई की रूटीन में हम कैसे वो ट्रेड करते हैं। बट आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जो है ना डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट ही आपके लिए चेंज कर देगा। तो चलें जी बढ़ते हैं, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है उस पर ज्यादा डिस्कशन रखते हैं। जर्नल अगर आपने मजीद देखना है तो आरएसआई की वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, आप वो देख लीजिएगा हमारे चैनल पे। अब ये जो इम्पोर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसे मैंने अलाइन किया है स्ट्रक्चर के साथ। तो स्ट्रक्चर के साथ आप देखेंगे, इन जनरल आप देखेंगे उसकी एक्यूरेसी, और स्ट्रक्चर के साथ आपने देखना है कि जी कितने सेटअप फेल हुए हैं। जो मैं आप कंडीशन मेरी वही होगी कि जो रूल मैं आप लोगों को बताऊंगा आपने फिर उन्हें ही फॉलो करना है, उससे हटना नहीं है। सबसे पहले तो जो टूल्स हैं जिन्हें आरएसआई का नहीं पता कि आरएसआई यूज कैसे करते हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सिंपल ये अपने टूल्स के टैब में चले जाना है, वहां पे आपने आरएसआई टैप करना है। आप चाहें तो इसे लाइक अपने फेवरेट में भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो ये आरएसआई आ गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे कुछ इस तरह का ये आपके पास एक टूल ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा आपने जस्ट क्या करना है, इसकी सेटिंग में जाके
एक्स्ट्रा जो कुछ भी है वो आपने रिमूव कर देना है, जैसे ओवर सोल्ड है, ओवर बॉट है, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बैकग्राउंड आप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं भी रखते तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बस आपने ये वाले टूल्स रखने हैं जो इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है ना, कि जो लोअर बैंड है जिसे हम कहते हैं कि जी ओवर सोल्ड है वो 30, मिड लाइन इसकी 50, और अपर बैंड जिसे हम कहते हैं कि जी प्राइसेस ओवर बॉट हो चुकी हैं। आपने यही रखना है, इसमें चेंजेस नहीं करनी। बाकी आरएसआई की लाइन है, इसके अलावा फिर एक मूविंग एवरेज की उसकी लाइन है, उसकी भी हमें इस सेटअप पे खैर जरूरत तो नहीं पड़नी। तो आपने इस रूल इसको याद, सेटिंग को याद रखना है, दोबारा आपने इस वीडियो को देख लेना है। जिसे बिल्कुल ही नहीं पता आरएसआई का, तो आपने ऐसे ही सेटिंग रखनी है। और हमने जो नीचे क्या यूज करना है, आप आरएसआई का यूज कर सकते हैं, आप एमएसीडी का यूज कर सकते हैं, आप स्टोकेस्टिक का भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने एक तीसरा टूल यूज करेंगे, वो हमारा होता है फिबोनाची का। उसकी मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। अगर अगेन, अगर आपको नहीं पता कि फिब का टूल कहाँ से यूज करना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ना यहाँ पे लिस्ट नजर आ जाएगी टूल्स की। तो इनमें से अगर आप जाएंगे, थर्ड नंबर पे जाएंगे, आपको नजर आ जाएगा फिब रिट्रेसमेंट का। इसे आप अपने फेवरेट में ऐड करेंगे तो आपके बॉटम पे कहीं भी ये आपके पास ना एक टूल्स की लिस्ट आ जाएगी, जो जो भी आप टूल्स यूज करना चाहते हैं वो आपके फेवरेट में यहाँ पे आ जाएंगे। अब फिब की जो सेटिंग है, कुछ आप लोगों ने इस तरह रखनी है, लाइक आपकी जो नॉर्मल फिब की सेटिंग है उसे एज इट इज रखें, इसको सेव एज करके जस्ट लिखते हैं डाइवर्जेंस बेस्ड फिब। इस तरह करके आप इसे सेव एज भी कर सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ से फिब का टूल उठाना है, उसकी सेटिंग देख लें। जस्ट पहले आपको जस्ट मैं सेटिंग बता देता हूँ, आपने सेटिंग गौर से देख लें, बाकी आपने वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं बाद में से, कि आपने ये सेटिंग इसकी रखनी है। 0, -27, 0.5, 0.618, -618। बल्कि इस तरह करके आपने इनकी क्या करनी है, सेटिंग करनी है। तो ये जस्ट गौर से देख लें, और अपने अपने पास आप ये नोट भी कर सकते हैं। आपकी सेटिंग भी एग्जैक्ट ऐसी ही होनी चाहिए। तो बाद में आप इसे सेव एज भी कर सकते हैं, कि इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ताकि आपकी जो ओरिजिनल जो फिब की सेटिंग है आप किसी और पर्पज के लिए यूज करते हो वो चेंज ना हो। तो जब भी आपने फिब लगाना है, आपके पास इधर ऑप्शन आएगी, आप उसे सिलेक्ट करेंगे, आप डाइवर्जेंस बेस्ड फिब ऑटोमेटिकली आपके पास लग जाएगी। तो हमने इस टूल के अंदर, फिब के अंदर यही सेटिंग रखनी है, इसे चेंज नहीं करना। अब इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम फ्रेम नोट कर लें। इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप करेंगे वीक के टाइम फ्रेम पे काम, उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास ये होगी कि आपने H4 की डाइवर्जेंस देखनी है। ये रूल हमेशा याद रखना है। अगर आप करेंगे डे पे काम, उसके लिए जरूरी है कि आपने H1 पे डाइवर्जेंस देखनी है। अगर आप काम कर रहे हैं H4 पे, तो उस पे आप M15, M30 और आप M5 का भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि H4 से ज्यादा नीचे ना आ जाए, जब तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो जाती। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है फिर आप बेशक H1 पे चले जाएं। H1 पे आप देखें, M1, M3 पे। तो ये हमारे टाइम फ्रेम होंगे। अब इन टाइम फ्रेम का हमने यूज कैसे करना है, इंपॉर्टेंट ये है। तो उसके लिए अब सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी स्ट्रक्चर की वीडियो को देखें, तो तब जाके आपको आरएसआई की सही में समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम चूंकि डे के चार्ट पे, अपना गोल्ड के चार्ट पे बैठे हैं, तो हम गोल्ड के चार्ट से ही प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने से पहले कुछ मैं यहाँ पे ना ड्रॉ करता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका रूल क्या है। रूल ये है कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमारे पास ना, ये ना एक डे का जोन है। ये क्या है, ये डे का जोन है। मार्केट ऐसे करके क्या कर रही है, नीचे आ रही है। मार्केट आ रही है, सेल के ट्रेंड में आ रही है ऐसे करके। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि मार्केट अपने लोअर लो एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, इसके नीचे मैं आरएसआई को भी थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश कर लेता हूँ कि ये जी आरएसआई है। आरएसआई भी ऐसे अपने लो एक्सटेंड कर रही है ऐसे करके, ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड हुई है। उसके बाद प्राइसेस भी अंदर गई हैं। उसके बाद आरएसआई ने क्या किया, आरएसआई ने ना अपना लो नहीं एक्सटेंड किया यहाँ पे। अब यहाँ पे गौर से देखें तो प्राइसेस ने तो अपना लो एक्सटेंड किया है, बट आरएसआई ने अपना लो नहीं एक्सटेंड किया। तो हमने क्या करना है, हमने अलर्ट हो जाना है। अब इसका रूल क्या है, रूल आप याद रखें कि
जब आरएसआई ने ये लो लगाया, प्राइस ने ये लो लगाया, उसके बाद प्राइस ने ये लोअर हाई बनाया, आरएसआई ने ये लोअर हाई बनाया, ये जो मिड पॉइंट होगा ना, याद रखें, इस लो से लेके इस लो के बीच में जो भी हमारे पास ये स्विंग पॉइंट आएगा ना, इसके बीच में हमने उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देनी और हमने जस्ट वेट करना है कि मार्केट जाए और इस ये जो स्विंग, इंटरनल स्विंग भी हो सकता है, एक्सटर्नल स्विंग भी हो सकता है, ये जो पॉइंट होगा लाइक इन दो लो के बीच में, इधर से आरएसआई का ये बनेगा, इधर से आरएसआई का भी ये पॉइंट बनेगा, इधर से प्राइसेस का भी ये बनेगा, इसके ऊपर हमें दो कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ये पहला रूल हमेशा याद रख लें। वो जरूरी नहीं है कि कंजेक्टिव कैंडल्स ही हो, लाइक प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं फिर जाके ऊपर जाके क्लोजिंग दे सकती हैं। जब हमारे पास ना इस लेवल के ऊपर दो कैंडल्स क्लोज हो जाएंगे, अगर कंजेक्टिव क्लोज हो जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद प्राइसेस क्या करें कि ऊपर निकल जाती हैं, ऐसे करके मान के चलते हैं। उसके बाद प्राइसेस क्या करते हैं, वापस रिट्रेस करने आते हैं, यहाँ भी कोई स्विंग पॉइंट बनाती हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट फिब को ड्रा करना, जो मैंने आपको अभी सेटिंग बताई थी कि ये जो लो पॉइंट था, इस लो से लेके इस हाई तक हमने क्या करना है, ड्रॉ कर देना है फिब को। और हमारे पास तीन जोन होंगे, याद रखिएगा, तीन जोन जहां से हमने अपनी बाई की एंट्रीज प्लेस करनी है। एक होगा हमारे पास 0.50 का लेवल, एक होगा 0.618 का लेवल, और तीसरा होगा 0.78 का। यूजुअली मैं पर्सनली पेंडिंग ऑर्डर्स लगाता हूं, लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट ये होते हैं कि मुझे 0.618 या 0.78, तो यूजुअली मैं इन दो जोन पे लाजमी मैं पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूं। और इंपॉर्टेंट क्या है कि जो स्टॉप लॉस है ना, कि जो भी यहाँ पे स्विंग पॉइंट जो बना होगा उससे नीचे एटलीस्ट 20 to 30 पिप्स स्टॉप लॉस के अंदर कंजूसी नहीं करनी आपने। काइंडली ये एनोटेशन ना करें, आपको पूरा मौका मिलेगा, जस्ट मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दें, तो आपके सब क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा। जस्ट मुझे ये मेथड एक्सप्लेन कर लेने दें। 20 to 30 पिप्स नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा, और इसका रूल ये होगा कि जो मर्जी हो जाए, फॉर एग्जांपल प्राइसेस इस लेवल से ऊपर जाती हैं या इस लेवल से जाती हैं, इनमें से किसी भी लेवल से जाती हैं, आपने ट्रेड को ब्रेक इवन नहीं करना। ये रूल जेन में रख लें। अगर तो आपने बड़े प्रॉफिट जनरेट करने हैं, अगर तो आपने रहना है 10-20 पिप वाले, तो भाई पूरी जिंदगी लगे रहेंगे, आप अकाउंट नहीं ग्रो कर सकेंगे। रूल सिंपल है, इसको फॉलो करेंगे, इसे बैक टेस्ट करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि इस सेटअप की एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है। रूल सिंपल ये है कि ये जो जीरो का जो लेवल है, लाइक जहां से मार्केट ने रिट्रेसमेंट शुरू की थी, यहां से लेके यहां तक जब हमने फिब लगाई, तो ये जीरो का लेवल है, 100 to 0 का। जब तक प्राइसेस इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देंगी, आपने अपनी ट्रेड को ट्रेल नहीं करना। जब हमारे पास इधर जाके क्लोजिंग आ जाएगी, आपने अपने स्टॉप लॉस को उठाना है, ब्रेक इवन भी नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपकी यहां से ट्रेड थी ना, तो आपने बस इसके नीचे ही स्टॉप लॉस रखना है, आपने फिर भी ब्रेक इवन नहीं करना। बट ये चॉइस प्योरली आपकी है, मेरा काम है आपको बताना। आपने टारगेट लेना है। अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं ना, तो आप में इतनी हिम्मत जरूर होनी चाहिए कि आप वो एम करें उस टारगेट को लेने की। पहला टारगेट हमारा होगा 0.27, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा फाइनल टारगेट होगा 0.618। जब आपको पहला टारगेट मिल जाता है, आपको इजाजत है, आप अपने ट्रेड को उठाएं, पार्शियल टेकिंग करें, 50% 60% जो आपका दिल करता है वो बुक करें। उसके बाद आप एम करें इस टारगेट। बस ये जब टारगेट आ गया, यहाँ पे आपने टीपी सेट कर दिया, लालच नहीं करनी है, सिंपल। आपने फिर मार्केट से उस दिन के लिए एग्जिट कर लेना या किसी और पेयर पे आ जाना, क्योंकि अब इसकी कहानी हो गई है खत्म। इसके अंदर इस सेटअप में आपने फिर मजीद ट्रेड्स नहीं ढूंढनी, जो मर्जी हो जाए। एक बार जब ये सेटअप आपने आरएसआई का प्ले कर लिया, दैट्स इट। जब आप ये प्रैक्टिस करके ग्रुप में शेयर करेंगे, तो फिर मैं आपको डिटेल में डाइवर्जेंस जो होती है, जो हिडन डाइवर्जेंस होती है ट्रेंड कंटिन्यूएशन की, मैं आपको, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है कि आपको वो भी मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि ना आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ना चैट जीपीटी पे, ना ही आपको किसी इंस्ट्रक्टर ने पढ़ाया होगा। आपको वो वाली हिडन डाइवर्जेंस सिखाऊंगा कि फॉर एग्जांपल आपने एक ये रेगुलर डाइवर्जेंस को प्ले किया, अगर दरम्यान में हिडन डाइवर्जेंस बन रही है, आप उसको भी प्ले करेंगे, आपको पता चल जाएगा जी कि अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगी। जो आपने यहां से ट्रेड ली थी, आप उसको भी फ्यूचर में होल्ड कर लेंगे। बट उसके लिए मेरी शर्त ये है कि आपने पहले इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो नेक्स्ट स्ट्रेटजी डेफिनेटली मैं शेयर नहीं करूंगा, बाकी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं।
आपको हजारों लाखों करोड़ों मिल जाएंगे हिडन डाइवर्जेंस कैसे वो करते हैं। बट जो सेटअप मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको हिडन डाइवर्जेंस के कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मेरे प्योरली अपने 14 साल की मेहनत है। फिर साथ साथ आपने ना एक चीज और भी देखनी है कि जब इस पॉइंट, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि जब ये पॉइंट ब्रेक होता है उससे पहले भी आपने ना यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है कि ऐसे करके ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी, एक चैनल टाइप बनेगा जिसे मैं कहता हूँ कि एक्शन लाइन होती है ये मेरी ना। तो यार ये भी कहीं ना कहीं अर्ली एक कंफर्मेशन होती है जब ये एक्शन लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, बट इसमें मैं आपको ट्रेड रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसका रूल मैंने आपको बता दिया है कि जो मार्केट ये जो इंटरनल हाई भी हो सकता है, ये एक्सटर्नल हाई भी होता है, इसके ऊपर अगर दो कैंडल क्लोज हो जाएंगी फिर आपने वेट करना है कि मार्केट या तो दोबारा आ जाए, नीचे आ जाए, यहीं से अगर रिट्रेस करते हुए नीचे अंदर आ जाती है तो आप यहीं से फिब लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक फिब लगाएंगे। अगर यहाँ से ऐसे करके ऊपर निकल जाती हैं आपने वेट करना है कि प्राइसेस आए दोबारा रिट्रेस करें, आपको नजर आ रहा है कि रिट्रेसमेंट आ रही है, यहां से यहाँ फिब लगाएं 0.5 का लेवल, 0.618 का लेवल और 0.78 का लेवल। तो मैं पर्सनली इन दो लो लेवल्स को ज्यादा प्ले करता हूँ, आप इसको भी प्ले कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है अगर तो आपने स्ट्रक्चर आपको आता है तो चले आपको थोड़ी सी मैं स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस करूंगा, करवाऊंगा कि आपने इसे कैसे प्ले करना है। ये तो था बुलिश डाइवर्जेंस का। अब हम जाते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस या बेरिश डाइवर्जेंस का, कि हमने उसे कैसे प्ले करना है। तो वही सेम रूल रहेंगे, जस्ट हम इसे इन्वर्स कर देंगे, फिब की सेटिंग भी यही रहेगी, कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं रहेंगी। तो चले जी आगे चलते हैं, हम अब आते हैं कि इसको उस पे लेके जाएं। उसका भी सिंपल ही रूल है, आपने करना कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई रेजिस्टेंस का लेवल था, कोई स्ट्रक्चर का लेवल था, ठीक है, प्राइसेस जो है अपना हाई एक्सटेंड कर रही है ऐसे करके, हमारे पास ऊपर ये मान के चलते आर एस आई भी चल रही थी ऐसे करके, आर एस आई भी कुछ ऐसे कर रही थी, ओवर ओवरसोल्ड हो चुकी थी, सॉरी ओवरबॉट हो चुकी थी। उसका आर से क्या करती है, मजीद अपना हाई एक्सटेंड नहीं करती, ऐसे करके डाइवर्जेंस हमें शो करती है। तो रूल इसका भी सेम यही होगा। अब इस पॉइंट और हमारे पास ये जो लो पॉइंट पड़े इनके बीच में जो भी हमारे पास पॉइंट बनेगा, फॉर एग्जाम्पल ये डाइवर्जेंस का पॉइंट है, तो हमारा ये स्विंग पॉइंट है, इधर ये स्विंग पॉइंट है। तो हमने वेट करना है कि मार्केट इसके नीचे दो कैंडले क्लोज करे, क्लोजिंग देगी। अगर तो मार्केट सीधा ही नीचे चली जाती स्टिल फाइन, हम देखेंगे रिट्रेसमेंट आ रही है, ओके हम यहां से फिब लगाएंगे। और जोन कौन से होंगे, 0.5, 0.61 और 0.78 के जोन। और स्टॉप लॉस जो भी होगा, जो भी हाई पॉइंट जो होगा उसके ऊपर हमारा 20 to 30 पिप्स ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। और नीचे के टारगेट क्या होंगे, -27 और -61, जिसे हम गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। तो ये हमारे टारगेट होंगे। चले हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट के ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगेन स्टॉप लॉस का मैं कह रहा हूं कि प्लीज स्टॉप लॉस के अंदर कुछ खुद से कोई मॉडिफिकेशन नहीं की करनी, जो आपको रूल बताएं इन्हीं को फॉलो करना है। स्टॉप लॉस के अंदर कोई कंजूसी नहीं होगी, अपनी मर्जी के, like in simple words, like do not place your stop loss according to your own pain threshold। इसका सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि अपनी मर्जी के हिसाब से आपने स्टॉप लॉस नहीं रखने, ये स्ट्रेटजी को ही फॉलो करना है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर पॉसिबल है कि आपके लिए वो सेटअप काम ना करे। जब आपकी अच्छी बैक टेस्ट हो जाए उसके बाद आपने देखना है कि स्टॉप लॉस के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं। अव्वल तो ये कि चेंजेस की जरूरत नहीं है अगर तो आपको ये टारगेट्स दे रही है। तो प्लीज खुद से कुछ भी नहीं करना, खुद से जो है अपना वो नहीं करना, नहीं जी नहीं ये भी स्विंग बन गया, ये भी बन गया, बस ठीक है, इससे ऊपर इससे नीचे स्टॉप लॉस नहीं। इस स्ट्रेटजी का रूल ये है कि जो भी हाई या लो बना होगा, फॉर एग्जांपल सेल के ट्रेंड में हमें बाई का सेटअप मिला है, ये लो था तो इसके नीचे 20 पिप्स या 30 पिप्स, ऐसे ही अप ट्रेंड चल रहा था ऐसे ऐसे, इधर में कंफर्मेशन आई इससे ऊपर 20-30 पिप्स। फिर आपने कोशिश करनी है, अगर आप पूरे टारगेट्स नहीं लेंगे फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये स्ट्रेटजी यूज ना कीजिएगा, आप उन्हीं 20-30 पिप्स पे ही खुश रहिएगा। अगर तो आपने जस्टिफाई करना है, मेहनत करनी है, कुछ दिखाना है, आप वाकई एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो भाई एक बहुत ही ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ क्या आपसे मांगती है कि आप थोड़े से बैक टेस्ट करें, अपने स्ट्रक्चर्स के जो लेवल हैं
उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सारा दिन मार्केट इसी पे ही काम कर रही थी भाई, सप्लाई एंड डिमांड पे। तो ये सप्लाई एंड डिमांड आप स्ट्रक्चर के लेवल पे इनकी मार्किंग करें, फिर आप मुझे बताएं कि रिजल्ट आते हैं या नहीं आते। तो फॉर एग्जांपल किसी रीजन से अगर आप स्टॉप आउट हो जाते हैं, आपने दोबारा कुछ नहीं करना कि जी दोबारा एंट्री ले लो, बस स्टॉप आउट हो गए, इसका मतलब ये है कि मार्केट को नया स्विंग बनाने आ रही है ना। जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ, वो बांध के चल देना कि वो ट्रेड आपके लिए थी ही नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टिल फाइन। आपके पास इतने पेयर हैं, और ये स्ट्रेटजी तो आपको मैंने बताया दुनिया के हर उस पर काम करते हुए नजर आएगी। चाहे आप स्टॉक मार्केट में चले जाए, बस स्टॉक मार्केट में ऐसे नहीं होता कि आप एक फोर पे काम करें। उसमें लिक्विडिटी वॉइड बहुत ज्यादा होता है, गैप अप गैप डाउन बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें डेफिनेटली आप वीक और मंथ पे काम करते हैं। तो फिलहाल आप फॉरेक्स में रहिए, फॉरेक्स में इतने पेयर है, करेंसी पेयर है, बिटकॉइन है, गोल्ड है, आपको खत्म ना खत्म होने वाले पेयर हैं आपके पास। तो चलें जी, यहाँ पे एडमिन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करें या क्या करें। हाउएवर मैं ना आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। अभी तक जो मैंने आपको बताया, क्या आपको उनकी समझ आई है कि नहीं? तो एडमिन काइंडली इनके माइक पे ऑन कर लें। तो प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद हम इसे बैक टेस्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले कोई क्वेश्चन हो जो आपको लगता हो कि मैं ठीक से नहीं समझा पाया आपको, तो प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे जाएंगे, देखेंगे इनको स्ट्रक्चर से कैसे अलाइन करना है। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, अभी जो आपने स्विफ्ट का सेटिंग बताई और जो आपने रेशियो बताया कि अगर 0.5 से नीचे जो आपने दो एरिया बताए, तो वहाँ जी पे हम सेकंड आईआर यानी कि एफपीजी या कोई ऑर्डर ब्लॉक या इस तरह के कोई कंफर्मेशन देख सकते हैं, या सिर्फ हमने उस लेवल पे आते हमने कंफर्मेशन लेकर एंट्री प्लेस करनी होती है? मतलब कि जब हम बैक टेस्ट करेंगे तो उसमें हम ये मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पे एफपीजी है कि नहीं, या इसके थैंक यू, अलावा आप कोई और आपने या? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया है, थैंक यू सो मच। जी आप बिल्कुल इसकी हेल्प ले सकते हैं। अभी एक्चुअली मैंने चार्ट पे जाकर आपको यही चीजें भी बतानी थी कि लाइक आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी देख सकते हैं कि वहां पे प्राइस एक्शन किस तरह का बन रहा है। कोई आपको ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है आपके, लाइक जो भी आपने स्ट्रक्चर के लेवल मार्क किए हैं, साथ में आपने आरएसआई का 0.5, 0.618 और 0.778 का जो लेवल आ रहा है, क्या इसके आगे आपके पास कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है या नहीं आ रहा? बट यूजली मैं तो लाइक थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देख के मैं अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगाता हूँ, और उसके बाद मैं जैसे अपना स्टॉप लॉस, और उसके बाद मैं फिर अपने टीपी का वेट करता हूँ। तो इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? बाकी चार्ट पे मैं मजीद आपने जो क्वेश्चन किया है वो भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? तो चलें जी, आई गेस किसी को क्वेश्चन नहीं, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि अब तक आप सबको समझ आ रही होगी। अगर समझ नहीं भी आई तो प्लीज आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। सर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि फिब की सेटिंग दोबारा काइंडली रिपीट कर जी दीजिए। जरूर, मैं जरूर रिपीट करता हूँ। तो चले इसके बाद में बाकी क्वेश्चंस जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद लेंगे, ताकि रिकॉर्डिंग भी इतनी ज्यादा लंबी ना हो, मुख्तसर रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगी। तो चलें जी, हम दोबारा चार्ट पे चलते हैं। ये जस्ट मैं एक सिंपल एक फिब ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइक ये लो टू हाई ऐसे एक मार्क कर लेता हूँ फिब को। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते जी, हमारा ये कोई लो पड़ा है, लो पॉइंट है, और ये हमारे पास एक स्विंग बना हुआ है, ये हाई है। तो आप गौर से देख सकते हैं, ये फिब की सेटिंग होंगी। तो आप अपनी ओरिजिनल जो भी फिब है, आप जिस भी पर्पस के लिए यूज करते हो उसे, उसके अंदर आप कोई चेंजेस ना करें, आप इसे सेव एज कर लें। जी मैं टाइम फ्रेम भी आपको सारा डिटेल में समझाता हूँ जब हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जैसा फिफ्थ की सेटिंग देख ले कि जैसा आपने सिंपल ये सेटिंग रखनी, 0, 0.5, 0.618, उसके बाद आपने -2.7, 0.5, 0.786 और 1। तो ये आपकी सेटिंग्स रहेंगी। ये नेगेटिव्स की जो सेटिंग है हमारी, ये बेसिकली हमारे प्रॉफिट टारगेट्स हैं।
तो बाकी मजीद वीडियो को पॉज करके बाद में देख लीजिएगा। तो चलें जी, अब हम बढ़ते हैं अपने उसकी तरफ। तो मैंने आपको रूल बता दिया था कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल डे पे काम कर रहे हैं, डे पे फॉर एग्जाम्पल डे के किसी लेवल पे मार्केट आती है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, अगर वहां पे एक चीज और भी चले आपको हेल्प करेगी बहुत ज्यादा। आपने फॉर एग्जाम्पल कोई डे का लेवल मार्क करके रखा है, मान के चलते जी हमारे पास ये डे का लेवल है, और यहाँ पे ना आपके पास कोई वीक रिजेक्शन अगर कैंडल पड़ी है ना पास्ट की, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगी। यहाँ पे आपने शिफ्ट होना है H1 पे, के प्राइसेस जी ऐसे आ रही हैं। जब आप, जारी बात है, जब हम जोन मार्क करेंगे हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कोई वीक रिजेक्शन कैंडल पड़ी हो, कोई इनगल्फिंग पड़ी हो। हमने क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होना है जी, शिफ्ट होना है H1 पे। डे की रिक्वायरमेंट क्या है, H1। H1 पे हमने डाइवर्जेंस देखनी है। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या जब मैं बार बार स्ट्रक्चर की आपसे बात करता हूं, वो आपने मार्क कैसे करनी है, तो प्लीज आपने दोबारा जाना है, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा। आज की वीडियो जो है या टॉपिक या प्योरली डाइवर्जेंस को लेके है, ना कि स्ट्रक्चर को लेके। तो स्ट्रक्चर के लिए प्लीज आप मेरी वीडियो गौर से देखिएगा, आप पढ़िए बड़ी डिटेल के अंदर। तो चले मैं आपको हल्का फुल्का यहाँ पे स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह के होते हैं। तो उसके लिए प्लीज आप वीडियो गौर से देखिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा कि रिट्रेसमेंट किस तरह होती है, कब पता चलता है कब रिट्रेसमेंट एंड हुई है, कब स्टार्ट हुई है। तो ये जस्ट मैं एक लेवल ड्रॉ करके दे रहा हूँ कि ये मेरे पास एक डे का एक लेवल था, ये मेरी सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट है। बाकी आप वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पे पढ़िए, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट क्या होती है। ये मेरे पास लास्ट रिट्रेसमेंट थी डे की, और ये मेरे पास 2 का लेवल था, जहां से अभी तक जो है मेरी ट्रेड्स चल रही हैं। और अक्सर मैं अपने शेयर करता रहता हूँ। कल भी एडमिन से मैंने कहा था कि शेयर करें, उन्होंने बताया कि जब आप स्ट्रक्चर से ट्रेड्स लेते हैं तो उसे आप कैसे होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के टारगेट भी स्ट्रक्चर तक के होते हैं। तो ये मान के चलते जी हमारे पास एक डे का लेवल था, इसे जस्ट इस एरिया को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, और इस लेवल पे आके हम H1 में शिफ्ट हो जाते हैं। हमारे पास एक वीक रिजेक्शन कैंडल भी पड़ी है यहाँ पे। हम इस क्या करेंगे जी, H1 पे शिफ्ट होंगे और H1 पे देखेंगे कि हमारे पास कोई डाइवर्जेंस बनी है यहाँ पे इस जोन में। गौर से देखेंगे हम इसको। तो जी इस पूरे जोन में तो हमें अभी तक कोई डाइवर्जेंस नजर नहीं आई। चलिए जी, मार्केट ने अपना एक हाई लगाया, स्विंग बनाया, उसके बाद देखते हैं आगे जाके हमारे पास कोई डाइवर्जेंस बनी है कि नहीं। जब मार्केट वापस आ रही थी तो यहाँ पे हमारे पास ना एक इक्वल लो जिसे कहते हैं, इक्वल डाइवर्जेंस जिसे कहते हैं, वो बनी है। चले लकीली ये मुझे नजर आ गई, वरना हो सकता है शायद ये मैं पॉइंट ना स्किप कर देता, मुझे मेरे जेहन में भी ना रहता। हमारे पास एक ये लेवल था, अगर यहाँ पे देखें प्राइसेस अपने इक्वल लो बना रही है, और आरएसआई भी अपने इक्वल लो बना रही है। ये चले अगली क्लास में हम ये कवर करेंगे जब हम हिडन डाइवर्जेंस की बात करेंगे, क्योंकि ये ओवरसोल्ड की कंडीशन में नहीं गई तो इसे डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ये सारा रेजिस्टेंस का जोन, अपना सपोर्ट का जोन था ये। इस एरिया में आके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई सेटअप बन रहा हो कि प्राइसेस अपने लो एक्सटेंड कर रही हो, और आरएसआई इस एरिया को जी गौर से देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे भी हमें कोई ऐसी डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रही। चलें जी, इसे हम किसी और टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं। इधर हमें ऐसा कोई सेटअप नहीं मिला, हम H4 पे शिफ्ट हो जाते हैं। H4 का हम रिसेंट स्ट्रक्चर को देखते हैं। जस्ट हम इस स्पेसिफिक जोन को देख लेते हैं कि जो एज अ सपोर्ट काम करता रहा। अगर आप ये सपोर्ट मानते हैं कि नहीं, आई होप कि आप मानते होंगे। जैसे कि यहाँ से मार्केट ने काफी स्ट्रगल किया, ऊपर जाने में भी नीचे आने में भी। तो फाइनली मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, फिर दोबारा आए इसी जोन को टेस्ट करने के लिए। अगर हम इस जोन को ऐसे एक्सटेंड करते हैं, इस स्पेसिफिक जोन को लेते हैं, तो हम यहाँ पे M5, M15, M30 ये तीनों टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई
डाइवर्जेंस का सेटअप बना है कि नहीं इस जोन में। जी यहाँ पे बिल्कुल बना है हमारे पास डाइवर्जेंस का सेटअप, कि हमारे पास प्राइसेस यहाँ पे ओवरसोल्ड हुई हैं, 70 को आप टच किया है उन्होंने, और बट यहाँ पे अगर हम देखें प्राइसेस ने अपना क्या किया, लो एक्सटेंड किया, आर से फेल होगी, आर से अपना लो नहीं एक्सटेंड किया, जिसे हम कहते हैं इक्वल डाइवर्जेंस, के आर से अपना लो एक्सटेंड नहीं कर पाई। तो हमारे पास ये एक बना है, बट हम इससे भी अच्छा और बेहतर सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे किसी बड़े टाइम फ्रेम पे। फॉर एग्जांपल 5-15 मिनट पे नहीं, M30 पे चेक करते हैं कि M30 पे हमारे पास इस स्पेसिफिक जोन के अंदर कोई डाइवर्जेंस का बना हो, बिल्कुल भी नहीं है। M5 पे शिफ्ट होके देखते हैं, M5 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास कोई डाइवर्जेंस का सेटअप बना हो। जी तो M5 पे भी हमें यही नजर आ रहा है कि प्राइसेस जब अपने लो एक्सटेंड कर रही थी तो आर सी अपना लो नहीं एक्सटेंड कर पाई, इक्वल लो बनाती रही है। तो हमारे पास ये भी एक डाइवर्जेंस का सेटअप ही है, क्योंकि प्राइसेस अपने ओवरसोल्ड जोन पे हैं। अगर आप इस एरिया को देखें और इस एरिया को देखें तो आपको क्लियर कट एक डाइवर्जेंस नजर आ रही होगी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इस लो और इस लो के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, हमने वेट करना है कि मार्केट क्या करे, उसको ब्रेक करे। कितनी कैंडल्स के साथ? 2 कंसेक्टिव कैंडल्स के साथ ब्रेक करे, तो फिर हमने वेट करना है कि मार्केट क्या करे, रिट्रेस करे। आते हैं जी इस लेवल पे हम, अगर हम गौर से देखें तो मार्केट ने इस लेवल को बिल्कुल जी ब्रेक किया है। अब रिट्रेस किया है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिब लगा के देखते हैं क्या हमारे किसी लेवल के पास आई है कि नहीं आई प्राइसेस। अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी जोन पे ये नहीं आ सकी, तो हमें यहाँ भी कोई सेटअप नहीं मिला। आगे देखते हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस इस जोन पे आई है, नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। चले जी, हमें यहाँ भी कोई सेटअप नहीं मिला कि प्राइसेस हमारे लेवल पे आई हूँ। तो लाइक समटाइम्स ऐसा भी होगा कि प्राइसेस नहीं आएंगे, विच स्टिल फाइन, क्योंकि एक स्ट्रेटजी है। लाइक जरूरी नहीं है कि लाइक हर बार प्राइसेस आए, लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे कि प्राइसेस आपको मिलेंगी। हम फॉर एग्जांपल H1 पे चलते हैं। H1 की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या, रिक्वायरमेंट ये है कि M1 M3 का सेटअप। तो ये हमारा ना एक फिब का जोन था, जहां से प्राइसेस रिजेक्ट हुई, 50 से लेके 56 तक का एक जोन था ये फिब का। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या कोई M1 या M3 पे कोई सेटअप बना था कि नहीं बना था। जी यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जी प्राइसेस जो है अपना हाई एक तो एक्सटेंड कर रही हैं, यहाँ भी उसके बाद प्राइसेस ने एक और हाई लगाया, बट आर से फेल हो गई हाई लगाने से। उसके बाद प्राइसेस ने फिर एक और हाई लगाया, आर से हाई नहीं लगा सकी, अपना आर से क्या है, एक्सटेंड नहीं कर सकी। तो हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लास्ट ये हाई लें, एक ये हाई और ये, क्योंकि हमारे पास लास्ट 2 हाई ये आए हैं जहाँ पे ओवरऑल एक डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है। इस हाई और इस हाई के बीच में हमारे पास ये एक स्विंग पॉइंट है। तो हमने वेट करना है कि प्राइसेस जो है 2 कैंडल्स के साथ, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि 2 कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि जी हमारा डाइवर्जेंस का सेटअप रेडी हो रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जस्ट सिंपल वेट करना है कि प्राइसेस जो हैं रिट्रेस करें। जब प्राइसेस रिट्रेस कर रही होंगी तो डेफिनेटली हमारे पास कोई स्विंग पॉइंट बना होगा। तो हमेशा इसका रूल यही होता है कि स्विंग टू स्विंग आपने डाइवर्जेंस को, अपना फिब को मार्क करना होता है। हम यहां से लेके यहां तक फिब का टूल यूज करते हैं, और जोन आपको मैंने क्या बताए थे, 0.50, 0.618 और 0.786। तो चले जी, यहाँ पे हमने और कौन से कन्फ्लुएंस लेने, जब हम कन्फ्लुएंस ले लेते हैं, जिन्हें स्ट्रक्चर का पता है उन्हें ये भी पता होगा कि ये M1 का जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हुआ है, ये नीचे को स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है जिसे आप MSS भी कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं। ये आपका ब्रेकर ब्लॉक का भी जोन है, ये आपका QML का जोन है।
क्वासीमोडो जिसे हम कहते हैं, और ऊपर आपका डबल टॉप का एरिया पड़ा है। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या पड़ा था, आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है। लाइक आपके पास ये काफी सारे कन्फ्लुएंस यहाँ पे पड़े हैं कि हम वन पे जी स्ट्रक्चर नीचे को शिफ्ट हुआ है, हमारे पास ये पहला लेवल जिसे आप रिक्लेम ब्लॉक भी कहते हैं वो जोन पड़ा है। उसके आगे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। अब मार्केट आई है, जैसे उसी के उसने टेस्ट किया है, इससे नीचे जाते हैं तो हमारे पास ये भी एक सार है कि इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। तो हमारे पास लाइक यहाँ पे काफी सारे कन्फ्लुएंस थे। रूल क्या है कि यूजली मैं तो पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ प्राइस एक्शन को देख के, कि जब मार्केट मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेती है, दो कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, फिर मैं वेट करता हूँ कि मार्केट देखते हैं जी कहाँ तक लो लगाती है। जैसे वो अपना लो कंफर्म कर लेती है, रिट्रेस करने आती है, मैं वहां से अपने फिप को एक्सटेंड करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि 0.618 और 0.786 के लेवल्स को मैं प्ले करूँ। समटाइम्स लाइक एक लेवल तो प्ले हो जाता है, समटाइम इस लेवल तक प्राइसेस नहीं आती। समटाइम मैं 0.50 को भी प्ले करता हूँ, लाइक अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंस पड़ा हो तो मैं उसे प्ले जरूर करता हूँ। तो ऐसे करके आपने फिब का यूज करना है। स्टॉप लॉस आपको मैंने बताया था कि 20 to 30 पिप्स, लाइक ये 4450 की प्राइसेस हैं, इससे ऊपर आपने 20 पिप्स का स्टॉप लॉस मिनिमम रखना है। मैक्सिमम आप 30 पिप्स तक जा सकते हैं। रूल क्या है, रूल ये है कि जब आपने ट्रेड लगा लिया ना, कोई ब्रेक इवन नहीं करना, कुछ नहीं करना आपने। आपने वेट करना है कि प्राइसेस जो है इस जोन को क्या करें, ब्रेक करें। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि आपने फिर भी ब्रेक इवन नहीं करना, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे ब्रेक इवन की भी किया भी था, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि आपका ब्रेक इवन हिट होके आप मार्केट से आउट थे। तो आपको दूसरी बार उस सूरत में ट्राई करनी है जब मार्केट आपको अगर तो आपका टारगेट नहीं दे के आई। जी मैं टू कैंडल्स की क्लोजिंग बताता, वो भी समझा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखें तो इसने हमारा कोई भी टारगेट अचीव नहीं किया था, तो आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि मार्केट अगर तो 0.27 को वो टेस्ट कर आई है, वो टारगेट दे आई है, फिर आपने थोड़ा सा कॉशियस हो जाना, फिर आपने नॉर्मल आपके जो प्राइस एक्शन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए यहाँ से अपने ट्रेड प्लान करनी है। अगर तो मार्केट आपको पहला टारगेट भी नहीं दे के आ गई, फॉर एग्जाम्पल किसी रीजन से आपका ब्रेक इन हिट कर देती है, तो आप दोबारा प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। खुद से प्लीज कोई आपने स्टॉप लॉस नहीं यूज करना, अगर तो आपने स्ट्रेटजी के अंदर आपने एक अच्छा विन रेट लेना है तो। उसके बाद आपने वेट करना है कि प्राइसेस जो है उन टारगेट्स को अचीव करें। तो ये भी आप देखेंगे आपको 1:1, 1:2, समटाइम्स ये 1:2 से भी ज्यादा के टारगेट बन जाते हैं। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल ये दोनों जोन प्ले हो जाए तो ये काफी बड़े टारगेट्स भी बन जाते हैं। तो किसी का क्वेश्चन था टू कैंडल्स का, तो वो टू कैंडल्स आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास ये डाइवर्जेंस बन रही थी यहाँ पे। ये आरएसआई ने अपना हाई लगाया, प्राइसेस ने हाई लगाया, प्राइसेस ने रिट्रेस किया, उसको आरएसआई प्राइसेस ने एक और हाई लगाया, आरएसआई फेल हो गई हाई लगाने में। उसके बाद फिर क्या हुआ, प्राइसेस ने मजीद एक हाई लगा दिए, इस हाई के बाद ये हाई लगा, और इस हाई के बाद ये हाई लगा। तो अब एक ये हमारे पास दो एक मुसलसल हाई लग गए, आर से नीचे रह के। तो हमारे पास मेन पॉइंट ये आ गया था कि इसके नीचे अब हमें क्लोजिंग चाहिए दो कंसेक्टिव कैंडल्स की। ये हमारा लो पॉइंट है, इसके नीचे दो कंजेक्टिव कैंडल हो जाए, अगर दो नहीं भी होती कंजेक्टिव, फॉर एग्जांपल एक नीचे होती दोबारा प्राइसेस ऊपर चली जाती, हमने वेट करना है कि हमें दो कैंडल्स क्लोज चाहिए नीचे। ये तो बड़ा एक आइडियल सिनेरियो बना होता है कि मार्केट सीधे ही नीचे चलेगी। समटाइम ऐसे होगा कि एक कैंडल नीचे जाएगी, मार्केट यहाँ पे रेंज करेगी, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगी, फिर आके ब्रेक करेगी। जहां पे आपको दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ जाए आपने अलर्ट हो जाना है। अब आपने वेट करना है कि मार्केट रिट्रेस करे। जब जाहिर बात है रिट्रेस करेगी, कोई ना कोई स्विंग पॉइंट बना के आएगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग पॉइंट बना था, हमें पता चल गया कि मार्केट स्विंग का भी एक छोट नॉर्मल जो रूल होता है आप सबको पता ही होगा कि एक लेफ्ट पे एक राइट पे, अगर हमने स्विंग लो कंफर्म करना है, जो मिडिल कैंडल होगी जो भी कैंडल होगी उसके एक लेफ्ट पे एक राइट पे उससे ऊपर होनी चाहिए कैंडल की क्लोजिंग या विक की क्लोजिंग उससे ऊपर होनी चाहिए। जिसकी विक सबसे नीचे होगी उसके लेफ्ट और राइट पे दो कैंडल से ऊपर होंगी, तो हम उसे कहते हैं कि जी हमारा एक स्विंग पॉइंट है। तो आपने हाई टू लो आपने मार्क करना है, तो आपको 0.50, 61 और 78 का लेवल आ जाएगा। फिर मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छा आता है तो आप साथ में से प्राइस एक्शन के साथ भी अलाइन कर सकते हैं, कि जैसे हम वन पे देखें तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर शिफ्ट है। मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया, उसके बाद हमारे पास एक स्विंग पॉइंट था जिसका ब्रेक हुआ, जिसे आप
आईसीटी या एसएमसी में कुछ भी कहते हो, चेंज ऑफ करेक्टर कहें, शिफ्ट इन मोमेंटम कहें, जो भी कहें आप इसे। तो कुछ इस तरह किया, तो उसके बाद हमारे पास कुछ लेवल आ जाते हैं कि हमारे पास ये 1 का लेवल था जिसे हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, इसके सामने हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। उसके बाद हमारे पास ये क्यूएमएल का जोन पड़ा है, क्यूएमएल के साथ हमारे पास ये सप्लाई आ रही है, अब ये एज ए सप्लाई काम करेगी जिसका टेस्ट हुआ। और साथ साथ हमारे पास लाइक देखे ना, मल्टीपल कन्फ्लुएंस आपने यहाँ पे ले ली है, तो यहाँ पे आप अपने पेंडिंग ऑर्डर्स भी लगा सकते हैं। अगर आप पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाना चाहते, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना चाहते हैं कि जी आपके पास यहाँ पे कोई इनगल्फ आ जाए, बेरिश इनगल्फिंग आ जाए, कोई इवनिंग स्टार टाइप बन जाए, या कोई पायरसिंग का पैटर्न बन जाए, कोई हैमर इन्वर्टेड हैमर आ जाए वेरी नेक्स्ट चैनल से नीचे क्लोजिंग दे दो, आप इस तरह करके भी प्लान कर सकते हैं। बट आपका स्टॉप लॉस, अगेन रिपीटिंग, स्टॉप लॉस हमेशा आपका इससे ऊपर ही रहेगा, उस पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। टारगेट्स आपको पता है कि आपने क्या लेने हैं, तो फिर आपने प्लीज कोशिश करनी है, दिल बड़ा करना है। अगर आप स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, ये तो चले ठीक है, M1 पे हम बैठे थे, हमें एक छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा था। जब हम डे के लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे स्टॉप लॉसेस भी बड़े होंगे, बट हमारे आरआर भी बड़े होंगे, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी बड़े होंगे। अगर आप वो बेयर कर सकते हैं रिस्क, तो रिवार्ड भी भाई हौसला पैदा करें कि आप वो वाला रिवार्ड लें इस मार्केट से। तो चले मजीद हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। H4 पे थोड़ा सा आ जाते हैं, इस पे नहीं तो चलो हम थोड़ा सा बीटीसी पे ट्राई कर लेते हैं जी। बीटीसी पे देख लेते हैं कि बीटीसी पे शायद हमारे पास कोई जोन बनाओ, देख लेते हैं हम। डे के फॉर एग्जाम्पल डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और डे के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। हमें लग रहा है कि ये एक एरिया था बेसिकली, गौर से अगर आप देखें तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो अच्छे से पता होगा, बल्कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो आंसर करें। ये क्या है स्टूडेंट्स, अगर तो मेरे स्टूडेंट्स आज अवेलेबल हैं तो पास्ट के एक्शन को देखते हुए करंट प्राइस एक्शन के अंदर जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है? पास्ट के अंदर प्राइसेस इस जोन में क्या कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, स्पेसिफिक जोन से ऊपर नहीं जा पा रही थी। फाइनली प्राइसेस ने इस जोन को ब्रेक किया। तो फ्यूचर में हम देखते हैं कि अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स से एक बात कहता होता हूँ कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। तो हमारे पास पास के कुछ एक्शंस पड़े थे जिसमें हम देख रहे हैं कि ये एक जबरदस्त सा जोन था। मार्केट दोबारा उस जोन को आई है टेस्ट करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे मंथ के लेवल पे ले जाता हूं, तो अगर तो आपने मेरी वो यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, आपको पता होगा कि ये स्ट्रक्चर का लेवल है लास्ट। अगर आप ये देखें, आपके पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पड़ा था, ये 1 का जोन था जिसे मार्केट ने अच्छे से टैप किया, और ये 3 का टारगेट उसने दे दिया। अब मेरे पास ये इतना स्पेसिफिक जोन है, ये 2 का लेवल है। मार्केट इस वक्त इसी जोन को टेस्ट कर रही है। ठीक है, तो फ्यूचर के इसके टारगेट यही है, बट अभी मुझे ये बीटीसी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर मैं लिक्विडिटी को देखूं तो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी, कि मार्केट इन लेवल्स को स्वीप करेगी। उसके बाद फिर अपना जो फ्यूचर के जो इसके टारगेट हैं 130 150 के, मे बी इन द स्पैन ऑफ 2 ईयर, और मे बी इन द स्पैन ऑफ अ ईयर हम देखें अगले 1.5 2 सालों में हमें एक 30 एक 35 एक 50 भी हमें नजर आएगा। खैर ये है फ्यूचर की बात है, वो फ्यूचर में देखेंगे क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसा बनता है। तो हमारे पास ये एक जबरदस्त किस्म का डे पे भी एक सपोर्ट थी, मंथ की भी सपोर्ट थी। तो डे का मैंने आपको रूल बताया हुआ है। डे की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि डे पे अगर प्राइसेस आएंगी तो हमने H1 की कंफर्मेशन लेनी है। चलिए H1 पे शिफ्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ यहाँ पे शायद हमें कोई डाइवर्जेंस का सेटअप में भी मिल जाए। जी, तो बिल्कुल हमें यहाँ पे जी डाइवर्जेंस का अच्छा सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर आप गौर से देखें तो। और अगर आप इधर देखें तो प्राइसेस क्या कर रही हैं, अपना लो एक्सटेंड कर रही हैं ऐसे करके। अब अगर हम देखें इन दो लो के दरमियान में हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। इसके ऊपर हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, हमने वेट करना है कि प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक करें। अगर फाइनली हम देखें तो हमारे पास ये लेवल ब्रेक हो चुके हैं। ब्रेक होने के बाद मार्केट रिट्रेस करने आ रही है, तो हमने क्या करना है, सिंपली इस लो टू इस हाई तक हमने फिब मार करना है।
तो हमें क्या नजर आया कि फर्स्ट टाइम तो मार्केट ने क्या किया, हमारे लेवल के ऑलमोस्ट पास पास आते ही फिर मार्केट प्राइसेस उठ के चली गई। तो इधर उसने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हालांकि ऑलरेडी ये टारगेट दे के आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सेकंड टाइम भी जब आई है तो मैंने आपसे क्या कहा था, प्राइस एक्शन का यूज कर सकते हैं। प्राइस एक्शन का यूज करके आप यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा लेवल क्या था, 50% का था, बट फॉर सम रीजंस प्राइसेस उस लेवल तक नहीं आई, बिल्कुल पास से आके ऊपर चली गई। और वो अपना टारगेट हमारे लेवल पे आए बगैर टारगेट दे आई, बट फ्यूचर में प्राइसेस दोबारा उन्हीं लेवल्स पे आई हैं। तो अगर आपको फिर वही बात आ गई कि जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर वही सेम रूल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास एक ये जबरदस्त सपोर्ट पड़ी थी। अगर आप गौर से देखें कि प्राइसेस यहाँ पे स्ट्रगल करती रही हैं, बार बार स्ट्रगल करती रही जोन को ब्रेक करते हुए। फाइनली उन्होंने ब्रेक किया, रीटेस्ट ऑलमोस्ट होते होते इनका रह गया। फ्यूचर में दोबारा फिर आई प्राइसेस और यहां से फिर ऊपर की तरफ निकल गई। तो अब फिर हम देखें उसी ही लेवल को प्राइसेस बार बार उसी जोन को ही प्राइसेस जो है रिस्पेक्ट दे रही हैं। तो बट यहाँ पे आपने हर बार, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब जी आप RSI का यूज करें, बट H1 पे अगर आप रहेंगे वहां पे आप यूज कर सकते हो, उसमें आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास हाउ एवर ये डे का, अब तो ये H4 का भी हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ पे आके भी आपने प्राइस एक्शन को देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम H1 पे बैठे हैं, ये मैं सारी चीजें डिलीट करता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अगर हम फॉर एग्जाम्पल H1 के हम रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए देखें, इस स्पेसिफिक जोन को मार्क कर लें। अभी H1 है तो आपको मैंने क्या कहा, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इस पे आपने देखने हैं डाइवर्जेंस के सेटअप। बट मेरी अगेन रिकमेंडेशन ये कि पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपने छोटे टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस का कोई सेटअप में भी बनाओ। अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस का कोई सेटअप नजर नहीं आया। 5 मिनट पे हम 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं। जी, तो 1 मिनट पे हम देख रहे हैं कि H1 की सपोर्ट थी, यहाँ पे प्राइसेस आई हैं। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो हमें एक अच्छी डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है इस लेवल तक। अब इन दो लो के बीच में हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है। इसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है और हमने वेट करना है कि इसके ऊपर दो कैंडलों की क्लोजिंग आ जाए। तो हमारे पास क्लोजिंग जी कहाँ पे आई है, अगर हम गौर से देखें तो जी बिल्कुल हमारे पास ये दो कैंडल्स की क्लोजिंग यहाँ पे आ चुकी है, एक रेड है एक ग्रीन है। और उसके बाद यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया, रिट्रेस करना शुरू किया। जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई तो हमने इस लो से लेके इस हाई तक क्या करना है, फिब को ड्रॉ करना है। और हमारे पास लेवल कौन से आपको मैंने बताए हुए हैं, ये तीन जोन आपको बताए हुए हैं कि 0.5, 0.618 और 0.786। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा इससे 20, ये चूंकि BTC है इसका मूव थोड़ा फास्ट होता है, तो लीस्ट ऑफ 30 पिप्स तक आपने इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट हमारे पास क्या होंगे, -27 और -618। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसने में हमारा रिक्वायर्ड टारगेट आगे चल के देखते हैं। जी बिल्कुल हमारा टारगेट, यस, हमारा टारगेट भी हिट हो चुका है। 87903 का ये टारगेट था, ऑलमोस्ट हिट हुआ है। हाँ ठीक है, ये ट्रेड जो है हमें हमारा टारगेट भी दे चुकी है। तो ऐसे ही मजीद कुछ एग्जांपल्स ढूंढते हैं।
ये तो हमने बाई की कुछ एग्जांपल देखी। बेसिकली मैंने आपको आइडिया ये देना था कि आपने एक्चुअल में इसका यूज कैसे करना है। तो एक पॉइंट मैं गाइस आई गेस के स्किप कर गया, आपको कुछ एक्शन लाइन के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं। जब हमारे पास प्राइसेस इस जोन में आई थी, हमारे पास ये जो डाइवर्जेंस बनी थी, ये वाला जोन था। हमने कहा था जी कि ये हमारे पास डाइवर्जेंस आ रही थी, ये हमारा एक स्विंग पॉइंट था। हमने कहा था जी इसके ऊपर दो कंसेक्टिव कैंडल्स की क्लोजिंग आनी चाहिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ना एक एक्शन लाइन बन रही है। एक्शन लाइन क्या होगी कि ये जो स्विंग पॉइंट बना था, उसके बाद ये जो लो लगा था, हमारे पास एक काइंड ऑफ अ चैनल भी है, एक ट्रेंड लाइन टाइप भी आ रही है ऐसे करके। तो समटाइम्स लाइक एनीवेज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट यूजुअली मैं लाइक जब अगर मैंने कोई एग्रेसिव एंट्री लेनी हो, साथ में वॉल्यूम को भी ऐड करता हूँ, अच्छे वॉल्यूम लग रहे हो, डाइवर्जेंस भी है, एक्शन लाइन भी है, और अगर प्राइसेस जो है आर से जो है मेरी मूविंग एवरेज से ऊपर जा रही है, जैसे ये ब्लू लाइन आपको नीचे नजर आ रही होगी आर एस आई की, ये ग्रीन लाइन है मेरे पास मूविंग एवरेज की, प्राइसेस से ऊपर है, एक अच्छी इनगल्फ आ गई है यहाँ पे, तो मैं समटाइम्स रिस्क ले लेता होता हूँ। बट चूंकि आप में से ज्यादातर बिगिनर होंगे, तो उन्हें मैं ये एडवाइस बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप इस तरह के रिस्क लें। आप पहले अच्छे से जो मैंने आपको ये तरीकाकार बताया है, समझाया है, आप इस पे प्रैक्टिस करें। बट आप जैसे अपनी प्रैक्टिस के लिए हमेशा एक एक्शन लाइन भी ड्रॉ किया करें। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये होगी कि आपके पास ना एक तो हिस्ट्री आ जाएगी कि जब जब H1 पे या H4 पे या डे पे की सपोर्ट पे जब प्राइसेस आती हैं, उससे छोटे टाइम फ्रेम पे जब ये डाइवर्जेंस बनती है, जब जब ये एक्शन लाइन का ब्रेकआउट होता है, तब तक प्राइस का क्या, तब उस वक्त प्राइस का क्या बिहेवियर होता है, क्या वहां से प्राइसेस ऊपर जाती हैं या नीचे आती हैं। जब आपके पास ये डाटा होगा तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में आप इसको भी प्ले करना शुरू कर दें। तो ये प्योरली आपकी चॉइस होगी, आपकी अपनी मेहनत पे होगा कि आप इस सेटअप को लेकर कितनी मेहनत करते हैं। तो चले जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसी पेयर कोई हम एज अ केस स्टडी ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। आखिर इतनी जो रिजेक्शन है जो ऊपर से हुई है, मार्केट बार बार नीचे आती रही है, इधर भी तो देख लेते हैं ना कि हमारे पास यहाँ पे कोई जैसे, चलिए इस, हाँ, इस जोन को ले लेते हैं कि हमारे पास, मान के चलते हैं कि हमारे पास एक ये एक रिजेक्शन जोन पड़ा था। आप जिन्होंने मेरी स्ट्रक्चर की क्लासेस यूट्यूब पे देखी हुई, उन्हें पता होगा कि हमारे पास ये एक लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पड़ा था। उसके बाद हमारे पास एक ये सेलिंग का जोन था, इतना छोटा सा, जहां से हमने सेल करना है। और दूसरा हमारे पास जस्ट एक ये जोन पड़ा था कि यहां से हमने सेल करना है। अब देखिए ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिया स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके अलावा इन जनरल भी आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पास्ट के एक्शन से कंपेयर करें तो हमें क्या नजर आ रहा है, और से अगर आप देखें कि प्राइसेस काफी स्ट्रगल करती रही हैं जब जब इस लेवल पे आती थी, फिर फाइनली उन्होंने इसको ब्रेक किया, इसी को ही रिटेस्ट किया। बार बार प्राइसेस इस एरिया को टेस्ट करती रही हैं। तो हमारे पास ये एक अच्छी एक रेजिस्टेंस का जोन था। अब ये कौन सा है? एच फोर का है। तो यहाँ पे हम 5 मिनट 15 मिनट इसका एविडेंस हम देखते हैं। हम इस स्पेसिफिक जोन पे आ जाते हैं। इधर हमारे पास कोई डाइवर्जेंस का कोई सेटअप बना था कि नहीं जी? डेट क्या थी जी? 9 दिसंबर। हम चलें जी 5 मिनट पहले जाते हैं, December 9 पे जाते हैं। तो हमें हमारे पास यहाँ पे 5 मिनट में कोई डाइवर्जेंस नहीं है। 15 मिनट पे देखते हैं।
जी, तो 15 मिनट पे हमारे पास डाइवर्जेंस है, प्राइसेस ने इक्वल हाई लगाया है, और आर से अब इक्वल हाई नहीं बना सकी। अब इस और इसके बीच में हमारे पास लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? अगर आप में से कोई एनोटेशन का टूल यूज करना चाहे तो जस्ट मुझे मार्क करके दिखाएं, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को समझ भी आ रहा है कि नहीं। आप में से कोई भी एनोटेशन का टूल यूज करके मुझे प्लीज लो पॉइंट मार्क करके दिखाएं। कोई स्टूडेंट एनोटेशन का टूल अगर आपको नहीं पता तो आप, हाँ, एक्सीलेंट मोहम्मद साहब, थैंक यू सो मच। आपने जो है मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। ये हमारे पास लो पॉइंट था। अब हमने वेट क्या करना है कि इसके नीचे हमारे पास दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ जाए। जब हमारे पास टू कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, रिट्रेस करने की कोशिश की, बट उससे नहीं हो सका। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट ने एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट ली। अब हमारे पास इस हाई और इस लो के बीच में हमारे पास ये जोन आ गए, 0.5, 0.618 और 0.786 के। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, लाइक अगर आप प्राइस एक्शन को भी देखें इन जनरल, तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारे एविडेंस है। जैसे हम फॉर एग्जांपल ये 0.786 का लेवल देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक सप्लाई की कैंडल पड़ी है, ये जो ग्रीन कैंडल पड़, उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा सप्लाई डिमांड क्या होता है। तो हमारे पास ये एक सप्लाई जोन भी पड़ा था, इसके नीचे एक ये फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा था। तो इस तरह करके हमारे पास ये एविडेंस पड़े थे। उसके अलावा हमारे पास एक फिप की कंफर्मेशन भी आ चुकी थी। एक्चुअली हम फिप को ही ट्रेड कर रहे हैं, तो यूजली जैसे मैंने आपसे कहा, मैं प्राइस एक्शन देख के जैसे मार्केट रिट्रेस करती है तो मेरे पसंदीदा इलाके जो हैं वो यही हैं कि 0.618 और 0.786। या अगर मैं देखूं कि प्राइस एक्शन मुझे ये बता रहा है कि जी 0.5 से भी रिजेक्शन हो सकती है, यहीं से जा सकती है, तो मैं यहाँ पे फिर मैं इन दो जोन्स में पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ। बट यूजली मैं प्रेफर करता हूँ 0.618 और 0.786 को। बस यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर। फिर आपने क्या करना है, आपने जस्ट वेट करना है। रूल आपको मैंने बड़ा सिंपल बताया हुआ है कि जब तक इस जीरो के नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती, प्राइसेस जाके क्लोजिंग नहीं दे आती, आपने अपनी ट्रेड को वहां से नहीं हटाना। तो ये रूल आपने हमेशा याद रखना है अगर तो आपने अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं। तो यहाँ पे देखें प्राइसेस उससे नीचे गई, पहला टारगेट दे दिया, बल्कि दूसरा टारगेट भी दे दिया, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया। तो ऐसे ही करके आपने क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। आपने प्रैक्टिस करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है उस ग्रुप को एक्टिव रखेंगे। कोशिश करें, जहां पे आपको समझ नहीं आती तो फॉर श्योर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। बट प्योरली अगेन द थिंग इज कि ये आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप कितनी ईमानदारी से इसको प्ले करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपकी चॉइस है। मैं आपको लाइक जबरदस्ती तो कोई चीज़ आपको सिखा नहीं सकता, ना ही आपको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। बड़ी एक अच्छी स्ट्रेटजी है जो कि मेरे लिए इसकी जो एक्यूरेसी है मोर देन 90% है, और ये 90% क्लेम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे बहुत बैक टेस्ट किया है और अपना जो मैंने स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन रखी हुई है उसके साथ मैंने इसे अलाइन किया हुआ है। लाइक ये भी मेरे वन ऑफ द एंट्री मॉड्यूल है। यूजली मेरे पास 18 एंट्री मॉड्यूल्स है जिनकी बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ, बट ये भी वन ऑफ माई फेवरेट ट्रेड सेटअप है। तो इसको आप लाइक करेंसी पेयर पे करें, किसी भी चीज पे आप करें। फॉर एग्जाम्पल हम कैट सी एच एफ, हाँ ये हमारे पास कैट सी एच एफ है, ओके इसको देख लेते हैं जी। यस यस, ये यूट्यूब पे बिल्कुल ये अवेलेबल होगी। जाहिर बात है एक वन को में तो समझ नहीं आती, स्पेशली जो बिगिनर्स हो, तो आप आराम से पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए, जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसे कीजिए। तो जैसे हम इसको एज केस स्टडी ले लेते हैं,
एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे पास ये कोई एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, हमारे पास ये एक अच्छा जोन पड़ा था। इस जोन से हम इस पूरे जोन को ऐसे मार्क करते हैं, और लेट्स मूव टू H1 टाइम फ्रेम। H1 के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं हमें यहाँ पे कोई कोई एविडेंस बनता हुआ नजर आया हो। जी, तो बिल्कुल ये मुझे सामने ही नजर आ गया। ये देखें, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, ये हमारी एक्शन लाइन। उसके बाद काइंडली अभी मैसेज ना करें, थोड़ी सी इंटरप्शन होती है। आप कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको डिटेल में आंसर करूंगा। लेट मी फिनिश विद दिस एग्जांपल फर्स्ट। तो हमारे पास देखें जी, इन दो लो के बीच में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये है। इसके ऊपर हमें चाहिए दो कैंडल्स की क्लोजिंग। अब देखते हैं कि जी प्राइसेस क्या इन जोन तक आई हैं या नहीं आई। ये प्राइसेस ने रिट्रेसमेंट की, बिल्कुल। ये हमारे पहले लेवल तक तो जरूर आई हैं, बट अगले लेवल्स तक नहीं गई। ठीक है, तो हमारे पास ये एक अच्छी एग्जांपल थी जिसे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने अच्छे से प्ले किया। दो कैंडल्स की क्लोजिंग ऊपर आई, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया। एक्चुअल में देखा जाए तो हाँ, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे स्विंग, बिल्कुल हमारी एक्चुअल में रिट्रेसमेंट ये बनती थी। ये दो कैंडल्स की क्लोजिंग आई, ये हमारे पास स्विंग बना। एक्चुअल में ये पॉइंट था हमारा ये। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइसेस नहीं आई नीचे आगे जाके, क्योंकि प्राइसेस अपना टारगेट भी दे के नहीं आई। और दोबारा हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी 0.50 के लेवल से। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं कि सारे सपोर्ट के जोन को देखते हैं कि इधर हमारे पास कोई पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी बनी हो। यहाँ पे देखते हैं, नहीं जी हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी डाइवर्जेंस नहीं है। तो चले जी हम इसको इग्नोर करते हैं, हम कुछ और एग्जांपल्स ढूंढते हैं। हाँ, एक सॉरी एक पेयर है, चले मैं आप सबसे शेयर भी कर देता हूँ। यूएसडी कैट का ये पेयर है, और ये अपने डे के लेवल पे है। ये डे की इसकी जो है अपने सपोर्ट का इसका जोन है डे की। लाइक ये फिब की भी एक सपोर्ट बनती है, अगर फॉर एग्जांपल मैं लो टू हाई फिब मार्क करता हूँ। तो ये एक अपने बेहतरीन जोन में है। उसके अलावा हमारे पास ये पास्ट के एक्शन, जब मैं हमेशा बात करता हूँ, हमारे पास गौर से अगर आप देखें इस पॉइंट को, तो आपको क्या नजर आता है? गौर से अगर आप देखें कि पास में प्राइसेस इस जोन से बाउंस होती रही हैं, फाइनली इस जोन को ब्रेक किया है, फिर टेस्ट किया है, फिर ब्रेक किया। लाइक ये एक स्पेसिफिक जोन था। एक्चुअली अगर मैं इसको पूरा ही ऐसे करके एक्सटेंड कर दूं तो ये हमारे पास एक पूरा जोन बन गया है। तो इसके अंदर हम कंजूसी नहीं करते, इसको हम ऐसे आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अब हम चले आ जाते हैं जी, हमारे पास एक सपोर्ट का जोन था, अब प्राइसेस इस जोन पे हैं। हम यहां से H1 पे शिफ्ट हो जाते हैं, H1 पे देखते हैं H1 का प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है। तो H1 का जी प्राइस एक्शन हमें बहुत जबरदस्त किस्म की डाइवर्जेंस, यस डाइवर्जेंस है। हमारे पास ये लो लगा, ये लो लगा, ये लो लगे, लेकिन कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुए। फाइनल हमारे पास एक ये लो लगा है, ऐसे करके हमारे पास एक डाइवर्जेंस आ रही है। जी, मैं जोन की मार्किंग भी चले आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। उसके अलावा आप यूट्यूब पे देखें, स्ट्रक्चर मैपिंग की एक वीडियो पढ़िए, आप उसे गौर से देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब इन दो लो के बीच में हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है जी? ये आ रहा है। अब तो अगर तो आपने करनी है अच्छी ट्रेड, यूएसडी के कैड है पेयर, आपने वेट करना है कि दो कंसेक्टिव कैंडल्स, ये दो कंसेक्टिव ना भी हो, हमें दो कैंडल्स की क्लोजिंग ऊपर चाहिए। उसके बाद हमने देखना है कि फॉर एग्जांपल प्राइसेस यहाँ से, अभी तो फिलहाल यहाँ से भी रिजेक्शन शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास एक सप्लाई पड़ी है। तो चांसेस है कि जैसे ये जोन ऐसे स्वीप हो फिर प्राइसेस नीचे, पॉसिबिलिटी है लिक्विडिटी, क्योंकि ये लिक्विडिटी पूल है सारा। तो चांसेस है कि प्राइसेस
इस जोन को स्वीप कर सकती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइसेस ऐसे रिट्रेस करने आए, हम जो भी इधर हाई पॉइंट होगा, ये भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वहां से लेके जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां तक हम फिप को यूज करेंगे। फिर अपने 0.5, 0.618 और 7.8 के जो लेवल है उनको मार्क करके रखेंगे। और फिर वहां पे आप चाहें तो पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, आप चाहें तो देख लें यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई फेयर वैल्यू गैप हो, आप उस हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं। बट स्टॉप लॉस, अगर तो ये हाई ब्रेक हो जाता है, रिट्रेसमेंट आते हैं, तो स्टॉप लॉस इसमें भी आपने 20 पिप्स नीचे ही रखना है, उस पर कंप्रोमाइज नहीं होना। फिर आपने वहां से ये वाले इंटरनेट टारगेट जो है, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलते हैं कि जी ये हाई लगा था, ऐसे करके अज्यूम कर रहे हैं, इधर से आपने ट्रेड ली, तो आपने कोशिश करके ये टारगेट लेने हैं। ट्रेड को आपने तब ब्रेक इवन या ब्रेक इवन से नीचे तब रखना है जब ये जीरो की लाइन ब्रेक होगी। उससे पहले आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने वेट करना है, वेट करना है और वेट करना है, दैट्स इट। अगर तो आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो चलें जी, अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ, फिर हम मजीद कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। तो एडमिन काइंडली इस वीडियो को जो है ना आप आई गेस के रिकॉर्डिंग अब बंद करें, या अगर कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कुछ लेके कुछ डिस्कशन करनी है तो फिर वीडियो को चलने दें। अच्छा जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इन जनरल आपको बता देता हूँ। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे बड़ी डिटेल के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने सिखाया हुआ है, वही स्ट्रक्चर की अगर आपको समझ आ गई 1 और 2 की, वही आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं इन जनरल। चले मैं आपको, हम प्रैक्टिस के तौर पे लेट्स से हम H4 का कोई टाइम फ्रेम ले लेते हैं, हम जस्ट चार्ट को ऐसे देखते हैं, हमें प्राइस एक्शन को जस्ट थोड़ा सा देखते हैं, ऐसे थोड़ा सा नीचे करते हैं चार्ट को, हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी हम यहाँ से अज्यूम करके चलते हैं कि जी प्राइसेस क्या कर रही हैं, अपने लो ब्रेक कर रही हैं, लो ब्रेक, लो ब्रेक, लो ब्रेक, लो ब्रेक। हमें एक क्लियर नजर आ रहा है कि मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो इन जनरल अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करनी है, सबसे पहले आपने देखना है कि स्विंग किस तरह बन रहे हैं। बराबर, जैसे ये स्विंग हाई था, इधर ही इन्हीं के बीच में एक स्विंग लो था, वो ब्रेक हुआ। फिर हमारे पास एक ये स्विंग लो पड़ा था, ये ब्रेक हुआ। फिर हमारे पास एक ये स्विंग लो था, ये ब्रेक हुआ। इस स्विंग लो के ब्रेक होने के बाद हमारे पास अगला स्विंग ये बना, ये ब्रेक हुआ। अब उसके बाद हमारे पास एक ये स्विंग बना पड़ा है, ये ब्रेक होगा तो प्राइसेस मजीद नीचे जाएंगी। अगर मैं अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जस्ट बेस्ड ऑन स्विंग्स अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं ना कन्फ्लुएंस कैसे लेता हूँ कि मेरे पास ना विक्स और बॉडीज जहां पे ज्यादा अलाइन हो रही हूँ, तो मैं उनको फिर एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल, फॉर एन इंस्टेंस, हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास जो है ये एक लो ब्रेक हुआ। अब ये लो जब ब्रेक हुआ तो मुझे क्या नजर आता है, इससे पहले जो पास्ट के जो एक्शन से, फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया को लेके चलता हूँ, मेरे पास एक एरिया पड़ा था बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का, जहां पे मार्केट क्या कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी ऊपर जाने में। फाइनली मार्केट ने क्या किया, इस जोन को ब्रेक किया। अब फ्यूचर में तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा नहीं थी कि यहां से मैं बाय करूंगा, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। प्राइसेस आती हैं दोबारा, इसी जोन को ब्रेक करती हैं, इसी को टेस्ट करती हैं। तो ये मेरे पास एक जबरदस्त कन्फ्लुएंस आ गया कि मेरे पास पास के भी एक्शन थे और करंट प्राइस एक्शन भी मुझे ये बता रहा है कि मार्केट अब मजीद क्या करना चाह रही है, डाउन जाना चाह रही है। उसके बाद अगर आगे हम थोड़ा सा गौर से बढ़ें, तो हमें यहां पे क्या नजर आ रहा है, इस स्पेसिफिक एरिया में जस्ट यहां तक, अगर इसी को मैं पास्ट के एक्शन से कंपेयर करूं ऐसे करके, तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि पास्ट में ये जबरदस्त सपोर्ट का एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसी को रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेक किया, अब फ्यूचर में एज अ सपोर्ट काम कर रही है। फिर मार्केट क्या करती है, इसी जोन पे दोबारा आती है, इससे सपोर्ट लेती है समहाउ, उसको फाइनली ये ब्रेक कर देती है इसे। तो मेरे पास एक कन्फ्लुएंस आ गया, पास के एक्शन भी देख लिए, प्रेजेंट के भी देख लिए। अब फ्यूचर में मैं ये एंटिसिपेट करूंगा कि ये मेरा एक अच्छा रेजिस्टेंस का जोन है। तो मेरे जो भी एंट्री मॉड्यूल जो मैंने सीखे हुए हैं, जो मुझे आते हैं, उनकी बेस पे मैं यहाँ से बाई एस एल जो भी होगा उसका प्लान करूंगा। ऐसे ही आप आगे बढ़ें, गौर से देखें, हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है।
हमें यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि प्राइसेस इस स्पेसिफिक जोन के अंदर प्राइसेस ने स्टे किया। इस स्पेसिफिक जोन के अंदर देखे ना, ऊपर से भी रिजेक्शन हो रही, नीचे से फाइनली ब्रेक करती है। आप ऐसे भी लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। फाइनली ब्रेक करने के बाद इसे टेस्ट करती हैं। उसके बाद जब प्राइसेस नीचे वापस आती हैं, इस जोन को फाइनली ब्रेक कर देती हैं। फ्यूचर में जब दोबारा आती हैं, इसी से ही रेजिस्ट होती हैं। तो ये इतना सिंपल सा प्राइस एक्शन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आई डोंट नो कि आप लोग कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन जनरल ड्रॉ करते होंगे, बट ये मेरी थ्योरी यही है कि मैं पास्ट के एक्शन को देखता हूँ कि मार्केट ने प्राइस एक्शन वहां पे कैसा बनाया। तो फिर फ्यूचर में मैं पॉसिबिलिटीज देखता हूँ जब हम सप्लाई एंड डिमांड या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो आपने भी एग्जैक्ट ऐसे ही, अगर बेसिक्स में रहते हुए आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आप इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, जो मैंने आपको इससे पहले 4 से 5 इंट्री मॉड्यूल सिखाए हुए हैं उनको अलाइन करें, और आज जो मैंने आपको RSI का हाई प्रोबेबिलिटी का जो आपको सेटअप सिखाया है इसको अलाइन करें, तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। अब रिसेंट प्राइस एक्शन में आ जाते हैं जी। हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? मल्टीपल रिजेक्शंस नजर आ रही है, मल्टीपल रिजेक्शंस नजर आ रही है, पर प्राइस ऊपर भी जाने की कोशिश कर रही है, नीचे भी। इसे मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूँ। मुझे क्या नजर आता है यहाँ तक कि प्राइसेस बार बार इसी एरिया से सपोर्ट ले रही हैं, उसको फाइनली क्या करती है, प्राइसेस ब्रेक करती हैं। तो अब मेरी फ्यूचर की एंटिसिपेशन क्या है कि जब प्राइसेस इस एरियाज में आएंगी, या तो मैं यहाँ पे RSI की हेल्प लूंगा 5 मिनट 15 मिनट पे, या बाकी जो मेरे एंट्री मॉड्यूल्स हैं उनको मैं यूज करने की कोशिश करके यहाँ से सेल की एंट्री ढूंढूंगा। अगर मुझे यहाँ से सेल नहीं मिलेगी तो मेरे पास एक अगला रेजिस्टेंस का जोन पड़ा है ये। तो अब ऐसे करके भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ड्रॉ करना नहीं आती तो आप ट्रेंड लाइंस का भी यूज कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइंस की भी मैंने एक डिटेल में वीडियो शेयर की हुई है, आप प्लीज उसे भी जाके देखें, तो आपको समझ आ जाएगी कि ट्रेंड लाइन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, हम रैंडम से इसी चार्ट को पकड़ लेते हैं। तो यूजली सबसे पहले आप कोशिश किया करें कि लाइन चार्ट की आप हेल्प लिया करें, क्योंकि इसमें कैंडल क्लोजिंग होती है। बाद में से आप नॉर्मल कैंडल पे शिफ्ट होके आप इसे प्लस माइनस एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका कोई रूल नहीं है कि आपने यहां से पकड़ना है तो वहां तक। आपने कोशिश करनी है कि आपके टचेस कहाँ पे ज्यादा लाइन हो रहे हैं। वो बॉडी भी हो सकती है, उसके अंदर विक्स भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एक ना मुझे ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके, मेरे पास मिनिमम 2 टचेस हमें चाहिए होते हैं, याद रखिएगा। इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे करके, ऐसे करके ड्रॉप कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि मेरा जो ये एरिया है ना, ये मुझे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो, अब ये तो हमारे पास स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, जो हम रेक्टेंगल डालते हैं। याद रखिएगा, अगर तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर जैसा आप एक सिंगल लाइन यूज कीजिएगा करते हैं, तो प्लीज आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी अगर आपने ड्रॉ करनी है तो आपने कोशिश करनी है बॉडी और विक्स को साथ इंक्लूड करें, पास के एक्शन देके एक सिंगल लाइन लगा के ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होते, ये याद रखिएगा। इसका जो बेस्ट वे है, बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर गौर से हम प्राइस एक्शन को देखें तो हमें नजर ये आ रहा है कि हमारे पास ये मल्टीपल टचेस हैं। अगर मैं अब इसको कैंडल चार्ट पे शिफ्ट कर देता हूँ तो हमारे पास ये कैंडल पे भी जबरदस्त तरीके से ये अलाइन हो रहा है। अब कैंडल पे हम मजीद इसकी अलाइनमेंट की कोशिश करते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और ऐसे अलाइन कर लें इधर, और यहां से हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके ऐसे कर लें ऐसे। तो अब देखा हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल टचेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये दो कन्फ्लुएंस और मिल गया कि ये जो एरिया है, इधर मेरे पास ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस आ रही है और स्टैटिक रेजिस्टेंस भी आ रही है। एक मेरे पास रेजिस्टेंस का ये जोन है, दूसरा ये जोन है। तो जब इधर प्राइसेस आएंगी, लगेगा आपको कुछ भी नहीं आता, तो जैसा अगर इससे भी ड्रॉ करना शुरू कर दें तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इधर जब आए, आप जो भी आप अपना एंट्री मॉड्यूल यूज करते हो, आप चाहे RSI को यूज करें, आप चाहे तो 2 बार रिवर्सल यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे वॉल्यूम देख लें, या अगर यहाँ पे कोई अप थ्रस्ट आ जाती है, या यहाँ पे आपके पास कोई नो डिमांड आ जाती है, उसका उसका टेस्ट हो जाता है लो वॉल्यूम के साथ, आप लाइक मल्टीपल कन्फ्लुएंस यहाँ पे ले सकते हैं। तो मेरे पास तो टोटल 18 मॉड्यूल्स हैं, उनमें से कोई भी होगा तो मैं अगर जैसे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल अगर मैंने ट्रेड करनी है, मेरे किसी स्ट्रक्चर के लेवल प्राइसेस नहीं आ रही, तो मैं अपने मॉड्यूल्स में से कोई भी हो 5 मिनट 15 मिनट की कंफर्मेशन लिए मैं ट्रेड करता हूँ। बट यूजुअली मैं ट्रेंड अपना स्विंग ट्रेड करता हूँ, मैं डे ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ।
तो आप इस तरह करके ट्रेंड लाइन की मदद से भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, साथ साथ अगर आपको स्टैटिक की भी आ रही हो, तो आपको से मल्टीपल कंफ्लुएंस हो जाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। और वो जोन आप देखिएगा जब आप बैक टेस्ट करेंगे ट्रेंड लाइन, डायनेमिक ट्रेंड लाइन। अब डायनेमिक क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसके स्विंग्स चेंज होते हैं, इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हमेशा चेंज होते हैं बेस्ड ऑन स्विंग्स। स्टैटिक में तो हमें पता है कि हमने जस्ट देख लिया कहाँ पे हमारे पास बॉडीज और विक्स अलाइन हो रही हैं, उसको हम ले लेते हैं। तो ये स्टैटिक नहीं होती, इसलिए डायनेमिक कहते हैं कि हमेशा हर स्विंग के बाद ये चेंज होता है। तो अब हमारे पास करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से यूएसडी कैड आप भी अपने चार्ट के ऊपर ये लेवल मार्क करके रख सकते हैं। नीचे का मैंने आपको बता दिया H1 की डाइवर्जेंस को हमने कैसे प्ले करना है। हमने वो टारगेट लेने हैं और ये वो लेवल है, यहाँ से आप डाइवर्जेंस बेस पे सेल की ट्राई कर सकते हैं। तो एक रूल हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी सेटअप आप प्ले करते हैं, प्लीज न्यूज टाइम पे ना प्ले कीजिए, क्योंकि न्यूज अकॉर्डिंग टू मी प्लेइंग इन न्यूज टाइम, प्लेइंग एनी सेटअप, नो मैटर व्हाट हाउ good the setup is, I consider it as a gambling, because the reason is very simple. You have no idea, you have no clue कि मार्केट की क्या डायरेक्शन है, न्यूज किस तरह की आ रही है। तो आप ये अगर बाय स्टॉप सेल स्टॉप करते हैं तो प्लीज आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो न्यूज टाइम पे आप कोशिश क्या करें, मार्केट इधर ये कहीं नहीं जा रही, 2 घंटे 3 घंटे बाद आप देखें किसी न किसी आपको लेवल पे मिल जाएगी, तो अवॉइड किया करें। क्योंकि न्यूज आपको पता है कि यूजली वोलेटिलिटी देखने को हमें मिलती है। तो फिर जब न्यूज आती है तो उस टाइम याद रखिएगा कि समटाइम्स होता है, उसे मैं कहता हूँ तुक्यालू जी, तुक्का लग गया, ये हमारा एक लेवल था, न्यूज पे हिट हो गया, टिप हिट हो गया। पर हर बार ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको उस तरह के प्रॉफिट देगी, क्योंकि न्यूज थी वो आपकी अगेंस्ट द डायरेक्शन भी जा सकती थी। तो अवॉइड करें, जब न्यूज आती है हाई इंपैक्ट न्यूज हो, उससे पहले पहले जो भी आपकी ट्रेड हो क्लोज करें या ब्रेक इवन करें। और कोशिश करें कि न्यूज टाइम पे सब्र और तहम्मुल का से जो है बुर्दबारी का काम दिखाएं और वेट करें। उसके बाद आप आराम से प्लान करें, नेक्स्ट डे प्लान कर लें। मार्केट कहीं नहीं जा रही, देखिए ये मार्केट टिल द डे ऑफ रिसरेक्शन, जब तक क़यामत नहीं आती ये रहेगी। और हमेशा ये बात मैं रिपीट करता हूँ, एक चीज़ है जो नहीं रहेंगे वहाँ हमारे पैसे। तो ये हार्ड अर्न मनी होती है, इसे फजूल में ऐसे ना लुटाया करें कि न्यूज़ टाइम पे या किसी इन्फ्लुएंसर को देख के या यूट्यूब पे देख के गैम्बलिंग, ये प्योरली गैम्बलिंग होती है। मैं इसे गैम्बलिंग ही कंसिडर करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि न्यूज़ कैसी आनी है, तुक्के लगा रहे हैं कि जी ऐसे आ जाएगी वैसे आ जाएगी। अब हम ना तो हम स्मार्ट मनी है, ना हम इनसाइडर हैं कि हमारे पास कोई इनसाइड की कोई न्यूज़ हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। मेरी तो बहुत होती है, मेरी आज तक होती है, तो इसलिए मैं न्यूज़ टाइम पे अवॉइड करता हूँ, ट्रेड ना करूँ। और इस वजह से मैं सबको रिकमेंड भी करता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि आप जो है न्यूज़ टाइम पे ट्रेड ना किया करें। तो जी चले जी, अब मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो काइंडली वीडियो का रिकॉर्डिंग काफी लंबी हो गई है, इसे स्टॉप करें। और किसी स्टूडेंट्स की कोई क्वेश्चन है तो